आपकी व्यावसायिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम अध्याय 1 कक्षा 12वीं का प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व को समझते जाएंगे। तो जी हाँ, जितनी जल्दी हम पढ़ाई शुरू करेंगे उतना ही जल्दी हम रिवीजन करेंगे और जितना जल्दी रिवीजन करेंगे उतने ही अच्छे नंबरों से हम यहाँ पास होंगे। 90 से ऊपर की गारंटी मेरी है अगर आप मेरे साथ मेहनत करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना। यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम समझेंगे कि प्रबंध क्या है, उसकी प्रकृति क्या है एवं संगठन में इसके महत्व को, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रबंध क्यों आवश्यक है। इसी के साथ साथ हमारा प्रबंध कला भी है, विज्ञान भी है और इसी के साथ वो पेशा भी है, ऐसा कहा गया है। और ऐसा किन आधारों पे कहा गया है वो यहाँ पे हम इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही प्रबंध के जो विभिन्न कार्य हैं उनका वर्णन यहाँ पे किया जाएगा। और एक अन्य आपका जो टॉपिक है वो है समन्वय, जो कि संगठन में होता है। जैसे आपके संगठन में समन्वय होता है, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, भले ही वो आपके संसाधनों में हो या आप किसी कर्मचारियों में हो या कर्मचारियों प्रबंधक में हो या फिर संसाधन या फिर आपके जो प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है उनमें और कर्मचारियों में, यानी किसी के बीच में भी अगर कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे आपके और आपके दोस्त के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है, समन्वय कैसा है, यानी आपस में जो आपके व्यवहार है वो कैसा है, उसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रकृति को समझेंगे समन्वय की और साथ ही साथ समन्वय के महत्व को भी समझेंगे कि आखिर समन्वय जरूरी क्यों है। में प्रवेश, यानी यहाँ पे कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। तो मेरे साथ किताब खोल लीजिए, हाथ में पेन या पेंसिल रख लीजिए और जो मैं अंडरलाइन करवाती जा रही हूँ उसे अंडरलाइन करती जाइए। और जो महत्वपूर्ण 90% की गारंटी वाले बच्चे हैं वो मेरे साथ स्टार बनाते जाइए, यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को टिक करते जाइए। तो उपरोक्त वस्तु स्थिति एक ऐसे सफल संगठन का उदाहरण है जो देश की शीर्ष कंपनियों में से एक है। जी हाँ, अपनी प्रबंध की गुणवत्ता के परिणाम स्वरूप शीर्ष पर पहुंचती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिर्फ एक बात निकल के आती है कि जो आपकी प्रबंध की गुणवत्ता है वो आपके संगठन को कहाँ ले जाता है, शीर्ष पे ले जाता है। यानी अच्छा प्रबंध आपके संगठन को बिल्कुल उन्नति के रास्ते दिखा देता है। प्रबंध की आवश्यकता हर प्रकार के संगठनों में होती है। इसी तरीके से एक बात और निकल के आती है कि आपके प्रबंध हर प्रकार के संगठन में लागू होता है। यानी आपका संगठन चाहे लाभ के कमाने के उद्देश्य हो या फिर बिना लाभ कमाने के उद्देश्य से हो, यानी कि सेवा करने के उद्देश्य से हो, दोनों ही में आपका प्रबंध आवश्यक है। चाहे आपका शिक्षा को लेकर हो, आपका विद्यालय हो, आपका घर हो, इन सब में प्रबंध की आवश्यकता होती है। फिर भले ही वे कंप्यूटर के विनिर्माता हैं या हस्तशिल्प के उपभोक्ता की वस्तुओं में व्यापार करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर को बनाने वाले हो या फिर वो हाथ से बनाई गई वस्तुओं को बेचने वाले हो, इन सब में ही प्रबंध की हमें आवश्यकता होती है। या फिर केश सज्जा सेवाएं प्रदान करते हैं एवं वह गैर व्यावसायिक संगठन भी हो सकते हैं। इसी के साथ साथ ऐसे संगठन जो कि गैर व्यावसायिक है, जो कि लाभ के उद्देश्य से नहीं चलाए जाते, या फिर जैसे उदाहरण केश सज्जा सेवा यानी कि नाई की दुकान और ब्यूटी पार्लर है, इन सब को भी हम प्रबंध के माध्यम से ही देखते हैं। यानी इन सब में आपका प्रबंध का होना अनिवार्य है, तभी आपका ये संगठन आगे की ओर उन्नति करता है। यहाँ पे देखिए, सिमता राय एक 28 वर्षीय उद्यमी है जो एक ग्रामीण जिले नामची दक्षिण सिक्किम में पली बड़ी है। वह शिल्प कला, विशेष रूप से मोम कला में बहुत अच्छी थी। उन्हें मोमबत्तियां बनाना पसंद, अक्सर वह मोम के खिलौने बनाती और उन्हें अपने दोस्तों और जानकारों को उपहार स्वरूप देती थी। सिमता अपने जिले में महिलाओं की परिस्थितियों से भी खुश नहीं थी, क्योंकि उनमें से ज्यादातर कैसी थी महिलाएं उनके जिले की गरीब और बेरोजगार थी। इसलिए उन्होंने इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ करने की योजना बनाई। उन्हें पता था कि आजीविका यानी आपकी रोजी रोटी के लिए जो आप पैसा कमाते हैं, आजीविका के लिए कौशल प्रदान करना आवश्यक है। कौशल यानी कोई हुनर, लेकिन ये नहीं पता था कि उन्हें कैसे क्रियान्वित किया जाए। अब यहाँ पे जो स्मिता थी वो सिक्किम की रहने वाली थी और उसे मोमबत्ती बनाने का शौक था। वो अपने आसपास देखती थी कि काफी महिलाओं में कौशल नहीं है और वो गरीब और बेरोजगार है। तो उसका क्या काम था, वो क्या सोचती थी कि मैं इन महिलाओं को कौशल प्रदान करूं और उन्हें आगे उनकी गरीबी को हटाने में मदद करूं। लेकिन उसे कैसे क्रियान्वित किया जाए, कैसे कौशल दिया जाए, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। तो वह अगस्त 2012 में अभिषेक लामा से मिली। अभिषेक NEDFI के नामची शाखा के प्रबंधक थे। जी हाँ, अभिषेक कहाँ थे? अभिषेक एक अच्छी खासी जो कंपनी थी उसकी शाखा के
प्रबंधक यानी कि मैनेजर थे। स्मिता ने अभिषेक से कौशल विकास कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। स्मिता ने सोचा कि उन्हें मोमबत्तियां बनाना पसंद है, फिर अपने इस शौक को क्यों ना एक उद्यम में परिवर्तित किया जाए। स्मिता सोच रही है कि जब उनका शौक मोमबत्तियां बनाना है, वो सबको उपहार देती है और वो उनके पास एक विशेष कौशल है मोमबत्ती बनाने का, तो क्यों ना वो इसे एक उद्यम में परिवर्तित कर ले। इस प्रकार एनडीई इस प्रकार NEDFI के समर्थन में नामचीन डिजाइनर कैंडल्स की स्थापना हुई और उन्होंने अपने जो ब्रांड है उसका नाम रखा नामची डिजाइनर कैंडल्स। इस व्यवसाय के माध्यम से स्मिता नामची क्षेत्र की गरीब और बेरोजगार महिलाओं की सहायता करना चाहती थी। अब उन्होंने एक केंद्र स्थापित कर लिया जहाँ पे मोमबत्तियां बनाई जाती थी और वहां पे उन्होंने अपने आसपास की जो गरीब महिलाएं थी, बेरोजगार महिलाएं थी, जो कुछ काम नहीं करती थी और उनको कौशल सिखाकर उन्हें सहायता करना चाहती थी। तब से चुनौतियों के बावजूद महिलाओं ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन सभी ने इनसे पार पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अब महिलाएं यहाँ पे काम करने लगी और इससे अपनी गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करने लगी। नामची डिजाइनर कैंडल्स में कर्मचारियों के रूप में 100% महिलाएं हैं और वे मोमबत्तियों की कई किस्मों का उत्पादन भी करती है। दिवाली के दौरान वे इस अवसर के अनुकूल मोमबत्तियां बनाती है, यानी विभिन्न विभिन्न अवसरों के हिसाब से विभिन्न प्रकार की मोमबत्तियां ये महिलाएं बनाती है। दिवाली थीम वाली ये मोमबत्तियां सिक्किम में काफी सफल रही है क्योंकि उनकी मांग में साल दर साल इजाफा हो रहा है। नामची डिजाइनर कैंडल्स को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें उत्तर पूर्व महिला उद्यमी पुरस्कार 2018 और वर्ष 2015 और 16 के लिए श्रीमंत शंकर मिशन पुरस्कार गुवाहाटी शामिल है। जी हाँ, और स्मिता ने यहाँ पे एक शाखा प्रबंधक नामची शाखा प्रबंधक थे, उनके सहयोग से एक उद्यम का स्थापना की और अपने आसपास की बेरोजगार और गरीब महिलाओं को कौशल सिखा के उनकी सहायता से मोमबत्तियां बनाने लगी और उन्होंने अपना एक अलग से ब्रांड बनाया जिसका नाम था डिजाइनर कैंडल्स। तो जी हाँ, इसके बाद इन्हें काफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार स्मिता नाम की डिजाइनर कैंडल्स का प्रबंध करती है, उसी प्रकार आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य भी प्रबंधक हैं। तो यहाँ पे विद्यालय का प्रबंधक कौन होता है? जो विद्यालय की सारी योजनाएं बना रहा है, विद्यालय को संचालित कर रहा है, हमारे प्रिंसिपल। ये सभी लोग संगठनों का प्रबंध करते हैं। जी हाँ, और ये सब में कहाँ का प्रबंध कर रहे हैं? ये संगठनों का प्रबंध कर रहे हैं। संगठन यानी जिस जगह पे काफी सारे लोग मिलकर कार्य करते हैं। विद्यालय हो, अस्पताल हो, दुकानें एवं बड़े निगम सभी तो संगठन है जिनके अलग अलग उद्देश्य हैं। और यहाँ पे कहने की बात है कि इन सभी प्रबंध जो भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रबंध होते हैं उनके विभिन्न विभिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं और जिन्हें वे पाना चाहते हैं। कोई भी संगठन हो या उसके कुछ भी उद्देश्य हो, उन सब में एक चीज समान है और वह है प्रबंध एवं प्रबंधक। जी हाँ, यहाँ पे एक चीज समान है कि प्रबंध करने वाला यहाँ पे कहलाता है आपका प्रबंधक और प्रबंधक क्या करता है? यहाँ पे संगठन का प्रबंध करता है। आपने देखा कि प्रबंधक के रूप में स्मिता संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधक के रूप में विभिन्न क्रियाएं और कार्य करती है। अब यहाँ प्रबंधक का क्या काम है? यहाँ पे प्रबंधक विभिन्न क्रियाएं और कार्य करता है। पारस्परिक रूप से संबंधित एवं एक दूसरे पर निर्भर ही कार्य प्रबंध कहलाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे एक दूसरे पर निर्भर है ये कार्य, जैसे कच्चे माल का लाना, उनका निर्माण करना, उन्हें आवश्यकता अनुसार जगह पे पहुंचाना, उनके लिए पैसे की व्यवस्था करना, ये सब जो आपस में एक दूसरे से मिलते हुए कार्य हैं, ये सब प्रबंध कहलाते हैं। सफल संगठन अपने उद्देश्यों को मात्र संयोग से ही नहीं प्राप्त कर लेते, बल्कि ये एक पूर्व निर्धारित और सोची समझी प्रक्रिया को अपनाते हैं, जिसे हम प्रबंध कहते हैं। यानी हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो प्रबंध है वो पूर्व निर्धारित सोची समझी प्रक्रिया होती है, या फिर हम कह सकते हैं एक प्रकार की पूर्व निर्धारित सोची समझी योजना होती है। इसके बाद देखिए, संगठन भले ही बड़ा हो या छोटा हो, लाभ के लिए हो या फिर गैर लाभ वाला हो, सेवा प्रदान करता हो या फिर विनिर्माण करता हो, प्रबंध सभी के लिए आवश्यक है। यानी कहने का मतलब है कि सभी प्रकार के जो संगठन है, आपके विभिन्न प्रकार की प्रकृति के जो संगठन है, विभिन्न आकार के जो संगठन है, इन सब में किसका होना आवश्यक है? प्रबंध का होना आवश्यक है। प्रबंध इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति में अपना श्रेष्ठतम योगदान कर सके। जी हाँ, सामूहिक उद्देश्य यानी प्रबंध में
प्रबंध क्या करता है, जितने भी व्यक्ति हैं उनके समूह रूप में उनकी मदद करता है ताकि वह अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के बारे में ना सोच के अपने सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करें। जैसे व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होता है, आप किसी ऑफिस में काम करने गए, आपका व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है कि भई मेरा वेतन बढ़ जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए। लेकिन संगठन का उद्देश्य क्या है कि हम अपने इस ऑफिस को और आगे डेवलप करें और आगे इसका विकास और विस्तार करें, ये उसका सामूहिक उद्देश्य है। तो आपके व्यक्तिगत उद्देश्यों से ऊँचा उठकर सोचना, सामूहिक उद्देश्यों के बारे में सोचना और काम करना प्रबंध करवाता है, ये प्रबंध का कार्य है। प्रबंध में पारस्परिक रूप से संबंधित वे कार्य सम्मिलित है जिन्हें सभी प्रबंधक करते हैं और प्रबंध करने वाले को हम कहते हैं प्रबंधक। इस अध्याय में आगे आप समझ पाएंगे कि यद्यपि दोनों ही प्रबंधक है लेकिन ये संगठन के अलग-अलग स्तर पर कार्य करते हैं। जी हाँ, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्रबंध है वो संगठन के अलग-अलग स्तरों पर भी किया जाता है। जैसे प्रबंध के कई स्तर होते हैं, जो उच्च अधिकारी होते हैं और जो योजना वगैरह बनाते हैं, जैसे आपके विद्यालय में प्रिंसिपल होता है, वो क्या है, वो उच्च प्रबंध है। वो वहाँ का उच्च प्रबंध का प्रबंधक है। उसके बाद जब आपके जो टीचर्स होते हैं, जो आपको उन योजनाओं को, जो प्रिंसिपल द्वारा बनाई गई योजना है, उन्हें क्रियान्वित करते हैं, लागू करते हैं, स्टूडेंट्स को बताते हैं या उसके आधार पे कार्य करते हैं, तो ये हमारा मध्य प्रबंधक आता है, मध्य स्तर का प्रबंध आता है। इसके अलावा तीसरा है हमारा, जैसे हम मान के चलिए स्टूडेंट्स को इसमें रख लेते हैं, जो कि आदेश, जिसने उच्च प्रबंध ने आदेश प्रसारित किया, मध्य स्तरीय जो आपके प्रबंध था जिसे हमने टीचर्स माना, वो आदेश उन्होंने आपको बताया और ये आदेश आप पर लागू होगा, ये आदेश का कार्य आप करेंगे, तो आप कहाँ जाते हैं, निम्न स्तरीय प्रबंध में, यानी कि आप हो गए निम्न स्तर के प्रबंधक। जी हाँ, आगे चलिए प्रबंधक अलग-अलग कार्यों पर भिन्न समय लगाते हैं। संगठन के उच्च स्तर पर बैठे प्रबंधक नियोजन एवं संगठन पर नीचे स्तर के प्रबंधकों की तुलना में अधिक समय लेते हैं। कहने का मतलब है, जो आपके उच्च स्तर के प्रबंधक हैं, यानी कि जो अधिकारी गण हैं आपके, वहाँ पे जो आपके प्रबंधक बैठे हैं, वो जो भी नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो जो नीचे स्तर के प्रबंधक है, यानी उच्च प्रबंध से नीचे स्तर पे जो व्यक्ति कार्य करते हैं, उनकी तुलना में अधिक समय लगाते हैं। जी हाँ, क्योंकि योजना बनाने का जो कार्य है, वो अधिक समय लेने वाला कार्य है। आपकी प्रबंध की परिभाषाएँ, इनमें से आप 2 छोटी-छोटी परिभाषाएँ जो आपको अच्छे से याद हो जाती है, उसे आपको याद कर लेनी है। मैं तो कहूँगी एक परिभाषा भी आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी होगी। जैसे हम यहाँ एक-एक परिभाषा को समझ लेते हैं। प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है। जी हाँ, सबसे पहले तो प्रबंध एक प्रक्रिया है, जो कि एक ऐसा पर्यावरण तैयार करता है और फिर उसे बनाए रखता है, यानी बनाए रखने की भी प्रक्रिया है, जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए, यानी लोग कैसे कार्य करते हैं, अकेले कार्य न करके समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं और जो लक्ष्य पूर्व में निर्धारित है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुशलता से कार्य करते हैं। ये दी थी परिभाषा आपकी हेरल्ड, कुंटज एवं हिंज वेरिक के अनुसार। इसी के अलावा आपकी है, प्रबंध को परिभाषित किया गया है कि ये संगठन के परिचालन के नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है। जी हाँ, आपके जो संगठन है उसके परिचालन यानी संगठन को चलाने के लिए नियोजन यानी प्लानिंग करने, संगठन और उस प्लानिंग के आधार पे चीज़ों को संगठित करने, ऑर्गेनाइज करने और नियंत्रण, यानी हमने जो ये योजना बनाई है उसमें हमने कितना रिजल्ट प्राप्त किया है और उस जो हमारा रिजल्ट हमने प्राप्त किया है और जो हमने सोच के चले थे रिजल्ट, उन दोनों में जो अंतर आया है, वो हम नियंत्रण के माध्यम से ज्ञात करते हैं। नियंत्रण की प्रक्रिया है जो उद्देश्यों को प्रभावी एवं कुशलता से पूरा करने के लिए मानव एवं भौतिक संसाधनों में समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन के लिए की जाती है। ये परिभाषा दी थी रॉबर्ट एल ट्रिवेली एवं एम जेनी न्यूपोर्ट ने। इसी के अलावा तीसरी परिभाषा देख लेते हैं, प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का। जी हाँ, सीमित संसाधन, हमें पता है कि संसाधन चाहे भौतिक हो या मानवीय हो, हमारे लिए सीमित ही हैं और इन सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर यानी कि समूह के अंदर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। तो कुल मिला के है, प्रबंध एक प्रक्रिया है। ये परिभाषा दी थी आपकी क्रिटनर ने।
हाँ, हम प्रबंध की अवधारणा को समझ लेते हैं। कई लेखकों ने प्रबंध की परिभाषा दी है, जो कि हमने अभी ऊपर देख ली है कि प्रबंध शब्द एक बहुप्रचलित शब्द है, जिसे सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त किया गया है। वैसे ये किसी भी उद्यम की विभिन्न क्रियाओं के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त हुआ है। उपरोक्त उदाहरण एवं वस्तु स्थिति के अध्ययन से ये स्पष्ट हो गया है कि प्रबंध वह क्रिया है, यानी प्रबंध एक क्रिया है, प्रक्रिया है, जो हर उस संगठन में आवश्यक है। और सबसे पहले हर संगठन में होना आवश्यक है, जिसमें लोग समूह के रूप में कार्य करते हैं। और लोग क्या कर रहे हैं? समूह में कार्य कर रहे हैं। संगठन में लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन वे सभी समान उद्देश्यों को पाने के लिए कार्य करते हैं। जी हाँ, संगठन में समूह से लोग कार्य करके समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उनकी क्रियाएं अलग अलग है। प्रबंध लोगों के प्रयत्नों एवं समान उद्देश्यों को प्राप्त करने में दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार से प्रबंध ये देखता है कि कार्य पूरे हो एवं लक्ष्य प्राप्त किए जाएं, अर्थात प्रभावपूर्ण कम से कम साधन एवं न्यूनतम लागत तथा कार्य क्षमता पे हो। तो प्रबंध का काम क्या देखना है कि लक्ष्य प्रभाव प्राप्त किए जाएं, वो भी प्रभावपूर्ण तरीके से कम साधन उपयोग किए जाएं, साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग हो और यहाँ तक कि न्यूनतम लागत से हम अपने सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। अतः प्रबंध को परिभाषित किया जा सकता है कि ये उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के लिए। तो हम प्रबंध को ऐसे भी परिभाषित करते हैं कि प्रबंध उद्देश्यों को, ये यहाँ से महत्वपूर्ण आपका बन रहा है आंसर कि प्रबंध को समझाइए। तो आप लिखेंगे प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्यों से कार्यों को पूरा करने, यहाँ पे कार्यों को पूरा करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। हमें इस परिभाषा के विश्लेषण की आवश्यकता है। तो चलिए, ये जो हमने परिभाषा दी है, इसका विश्लेषण करते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका विस्तार से वर्णन करना आवश्यक है। जैसे पहला शब्द है हमारा प्रक्रिया, दूसरा शब्द है हमारा प्रभावी ढंग से और तीसरा शब्द है हमारा पूर्ण क्षमता से। तो आइए यहाँ पे इसे एक एक करके समझ लेते हैं। भाषा में प्रयोग प्रक्रिया से अभिप्राय, यहाँ पे प्रक्रिया शब्द का मतलब है कि प्राथमिक कार्य या क्रियाएं जिन्हें प्रबंध कार्यों को पूरा करने के लिए करता है, यानी ऐसे काम जिन्हें जो प्रबंध है वो अपने कार्यों को पूरा करने के लिए पहले करता है उन क्रियाओं को, जैसे कि नियोजन, प्लानिंग करना, नियोजन के आधार पे संगठन करना और किस व्यक्ति को कहाँ कार्य देना है या किस मशीन को कहाँ लगाना है, ये नियुक्तिकरण करना। इसके बाद जब ये काम पे लग जाए तो इन्हें निर्देशन देना और यहाँ इसके बाद ये इन्होंने क्या रिजल्ट प्राप्त किया, इन्होंने कितना उद्देश्य प्राप्त किया और इनका जो इन्होंने उद्देश्य निर्धारित किया था वो और जो इन्होंने प्राप्त किया उनमें कितना अंतर आया, इसे नियंत्रण करना कहलाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये शब्द आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभावी या कार्य को प्रभावी ढंग से करने का वास्तव में अभिप्राय दिए गए कार्यों को संपन्न करना है। प्रभावी प्रबंध का संबंध सही कार्य को करने, क्रियाओं को पूरा करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने से है। दूसरे शब्दों में इसका कार्य अंतिम परिणाम प्राप्त करना है। जी हाँ, यहाँ पे प्रभावी प्रबंध का मतलब है कि आप कार्य के अंतिम परिणाम को प्राप्त करें। लेकिन मात्र कार्य को संपन्न करना ही पर्याप्त नहीं है, इसका एक और पहलू भी है, वो है कार्य कुशलता। सिर्फ आपने परिणाम प्राप्त कर लिया, आपने 12th का एग्जाम दिया और मार्कशीट प्राप्त कर ली, सिर्फ ये आपका उद्देश्य नहीं है, बल्कि मार्कशीट के साथ आपने 90% प्राप्त किया, यानी कार्य कुशलता, अर्थात कार्य को कुशलता पूर्वक भी आपने किया, यही आपका उद्देश्य है और यही एक प्रबंधक का उद्देश्य है। तो यहाँ पे हम कुशलता का अर्थ समझ लेते हैं। कुशलता का अर्थ है कि कार्य को सही ढंग से न्यूनतम लागत पे करना। जी हाँ, आप कार्य कर रहे हैं और वो भी न्यूनतम लागत पे, यानी कोचिंग में जाके अपनी फीस बर्बाद करने से अच्छा है कि ऑनलाइन ये ऐसे टॉपिक्स मेरे पास आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, वो भी अपनी किताब को सामने रखकर। इसके अलावा है हमारा, इसमें एक प्रकार का लागत लाभ विश्लेषण एवं आगत तथा निर्गत के बीच संबंध होता है। अब न्यूनतम लागत पे करेंगे तो न्यूनतम लागत, हमें हमारी लागत कम से कम पड़ी, ये हम कैसे समझेंगे कि सबसे पहले तो हम लागत और लाभ विश्लेषण यानी लागत और लाभ को देखेंगे कि कितना इनमें हमारा लागत हुआ है और कितना हमारा लाभ हुआ है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि हमने आगत यानी वस्तु को बनाने के लिए कितना खर्चा किया है और हमारा निर्गत, हमारा क्या उससे आउटपुट निकला है। जब हमने वस्तुओं को बनाने के लिए खर्चा किया है तो हमारी कैसी कैसी वस्तु बनकर आई है और उसको हमें उसके बदले में कितना मूल्य मिल रहा है, ये हमारा निर्गत कहलाता है। इनके बीच में हम संबंध, इन्हें देखकर हम देखते हैं कि हमारा जो कार्य वो कितनी कुशलता से हुआ है। जैसे आपने, उदाहरण देती हूँ, आपने अपने बोर्ड का
एग्ज़ाम देने के लिए आगत में अपने आप को लगाया, पेंसिल लगाई, काफ़ी सारा अपनी स्टेशनरी में पैसा खर्च कर दिया, आपने ट्यूशन्स पे पैसा खर्च कर दिया, आपने कॉपी और अपनी बुक्स में पैसा खर्च कर दिया, आपने काफ़ी सारा समय खर्च कर दिया, लेकिन आपका निर्गत यानी कि आपका फिर भी रिज़ल्ट यानी कि आउटपुट अच्छा नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि आपने जो कार्य है वो कुशलता से नहीं किया। यानी आपने जितनी आगत लगाई है, आपका निर्गत भी उतना ही अच्छा आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि आपका कार्य क्या था? आपका कार्य कुशलतापूर्वक था। तो साथ में आगे चलते हैं, यदि कम साधनों का उपयोग करके अधिक लाभ प्राप्त करते हैं, तो हम कहेंगे कि क्षमता में वृद्धि हुई है। जी हाँ, और अब हम क्षमता में वृद्धि कैसे कहेंगे? मान के चलिए प्रबंधक की क्षमता में वृद्धि की बाद में बात करते हैं। पहले हम आपकी क्षमता में वृद्धि की बात करते हैं। आपने कम साधनों का प्रयोग किया, यानी कम से कम आपने पैसों को खर्च किया। स्टेशनरी पे तो आप करेंगे, लेकिन मान के चलिए आपने इधर-उधर के अनुपयोगी साधनों पर, जो कि आपने सिर्फ़ पढ़ाई का नाम करके आप ऐसे कुछ साधनों पे पैसा खर्च कर रहे हैं और वहाँ पे आपको इनका उपयोग करके आपको अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ठीक है, अगर आपको अधिक लाभ प्राप्त नहीं होता, तो हम कहेंगे कि आपकी क्षमता में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन आपने जितना पैसा खर्च करा है इधर-उधर जाकर ज्ञान प्राप्त करने में, उससे अगर आपको लाभ भी अधिक हो रहा है, तो आपके मतलब कहने का मतलब है क्षमता में वृद्धि हुई है, आपके यहाँ पे कोई भी नंबर कम नहीं आने चाहिए। इसी के साथ क्षमता में वृद्धि होगी यदि उसी लाभ के लिए या निर्गत के लिए कम साधनों का उपयोग किया जाता है एवं कम लागत व्यय की जाती है। अगर साधन वह है जो किसी कार्य विशेष को करने के लिए आवश्यक धन, माल, उपकरण एवं मानव संसाधन हो। जी हाँ, ये दोबारा हमें बता रहा है, हम समझ चुके हैं कि आगत साधनों में हम क्या लेते हैं कि वो सभी जहाँ पे हमने धन लगाया है, अपना माल लगाया है, अपना उपकरण लगाए हैं और यहाँ तक कि हमने कोई मानव संसाधन भी लगाया है, तो वो हमारे आगत साधन में शामिल हो जाते हैं। स्वाभाविक है कि प्रबंध का संबंध इन संसाधनों के कुशल प्रयोग से है, क्योंकि इसमें लागत कम होती है एवं अंत में इसमें लाभ में वृद्धि होती है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं, अगर आपके जो प्रबंध अच्छा हो रहा है, संसाधनों का कुशल उपयोग हो रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि आपके लाभ में वृद्धि होगी और साथ ही आपके लागतों में भी कमी आएगी। तो इसी के साथ इस भाग को यहीं अंत करते हैं। अगले भाग में हम मिलते हैं प्रभावपूर्णता तथा बनाम कुशलता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।